हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद का नियम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जरा ध्यान से इन वाक्यों को देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जैसे आप देखें, क्या वह भीख मांगता है, क्या वे नाटक में भाग लिए, एक मिनट, क्या वह भीख मांगता था, हम क्षमा चाहेंगे, क्या वह भीख मांगता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इसमें ध्यान दें, मैंने कहा है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। आप देखें तो ये दोनों वाक्य, क्या वह भीख मांगता था, क्या वे नाटक में भाग लिए, क्या हमने पेड़ नहीं लगाया, क्या वे घर गए, क्या पिताजी ऑफिस नहीं गए थे, इस तरह से तमाम वाक्य, क्या किसानों ने खेत जोत लिया, इस तरह से आप लोग देखें तो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। और जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इनका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद का नियम इस प्रकार होता है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया डिड, हम सबसे पहले डिड को लगा देते हैं। हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम डिड पहले लगा देते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो कुछ भी हो। अनुवाद का नियम यही होता है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ देखें, क्या वह भीख मांगता था, तो हम डिड लगाते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट ही रखते हैं, ही डिड ही बेग। उसके बाद क्या वे नाटक में भाग लिए, डिड दे टेक पार्ट इन द प्ले। मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद इन द प्ले एडवर्ब। इस तरह से आप देखें तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और दूसरे प्रकार का वाक्य देखिए, दूसरा नियम देखिए। दूसरे नियम में यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे प्रकार का जो वाक्य है वो इस तरह से होता है, वह क्या करता था, तुम कहां गए थे, तुम कब उठे, इस तरह के वाक्य। वह मुंबई से कब आया, वह मुंबई से कब आया। यहां पर देखें तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के मध्य में आए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डिड लगाते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म मतलब फुल वर्ब लिखते हैं। देखें फिर अदर वर्ड रहते हैं। आप देखें जैसे वह मुंबई से कब आया, तो
कब की अंग्रेजी व्हेन लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन डिड ही कम, से की अंग्रेजी फ्रॉम, फ्रॉम मुंबई, मुंबई। इस तरह से नियम वही रहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आ जाता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर बाकी नियम वही रहता है, डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आदि। जैसे आप देखें कि वे कहाँ रहते थे, वे कहाँ रहते थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस टेंस में एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता दोनों कर्ताओं के साथ डिड का ही प्रयोग होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वे कहाँ रहते थे, कहाँ वाक्य के बीच में आया है, हम वेयर लिखेंगे, वेयर के बाद डिड लगाएंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इस तरह से दूसरे प्रकार का वाक्य हुआ। तीसरे प्रकार का वाक्य देखें आप, तीसरा नियम ध्यान दें, कितना हाउ मच, कितने हाउ मैनी, किसका हुज, कौन सा विच। ये शब्द आप ध्यान दें कि जब प्रश्नवाचक शब्द ये होते हैं, कितना, कितना, कितने, कितना मतलब हाउ मच, कितने का मतलब हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, और किसका हुज, कौन सा, हुज कौन सा, which कौन सा, कौन सी, कौन से, which। जब ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो ये एडजेक्टिव की भांति काम करते हैं, अर्थात इनके बाद नाउन भी रहता है। तो हम अंग्रेजी का अनुवाद करते समय इनसे संबंधित जो नाउन होता है उसको भी साथ में लिखते हैं, तब डिड लगाते हैं। जैसे तुमने कितना चावल खरीदा, तुमने कितना चावल खरीदा। ध्यान देना आप लोग, यहां देखिए तो कितना के बाद चावल है, नाउन है। जब आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच होगा। क्या होगा, हाउ मच, कितना की अंग्रेजी हाउ मच। लेकिन कितना के साथ में जो चावल है यह भी हाउ मच के साथ लिखा जाएगा, हाउ मच राइस। अब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ मच राइस डिड यू बाई। इसी तरह से कितने लड़कों ने काम नहीं किया, या कितने लड़कों ने काम किया। इंट्रोगेटिव निगेटिव बाद में बताते हैं। आप देखें कि कितने, कितने लड़कों ने काम पूरा किया। यहां देखें तो हाउ मैनी बॉयज, हाउ
एक मिनट, आप लोग को थोड़ा ये इस तरह से, वह, ये वाक्य देखिए, वह कितने लड़कों को पढ़ाता था। यहां देखिए कितने, हाउ मैनी लड़कों, बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब हम डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, हाउ मैनी बॉयज डिड ही, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, फुल वर्ब, हाउ मैनी बॉयज डिड ही टीच। इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ मैनी या हाउ मच जब आए तो इनसे संबंधित जो नाउन होते हैं वह भी साथ लिख करके तब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही क्रम होता है। इसी तरह से व्हिच में और हुज में भी लिखा जाता है। जैसे हम कहें कि वह कौन सा घर बेची, वह कौन सा घर बेची न। अब यहां देखिए कौन सा घर, तो विच हाउस साथ में लिखेंगे, विच हाउस डिड सी सेल, विच हाउस फिर डिड सब्जेक्ट फुल वर्ब। इसी तरह से आप लोग देखें तो राम किसका शर्ट पहना, राम किसका शर्ट पहना था। अब किसका शर्ट, हुज शर्ट, हम साथ में लिखेंगे, हुज के साथ में शर्ट भी लिख देंगे, हुज शर्ट। अब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट राम लिखेंगे, फिर पहनना की अंग्रेजी वियर। इस तरह से आप देखें तो हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज जब प्रश्नवाचक शब्द हो तो इनसे संबंधित संज्ञा भी हम अंग्रेजी में साथ लिख करके तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद फुल वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यदि हो तो या अदर वर्ड हो तो। आप अगले नियम पर गौर करें, अनुवाद के चौथे नियम पर, जब कर्ता का काम स्वयं प्रश्नवाचक शब्द करे हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन है, जैसे तुम्हें, जैसे दूध कौन लाता था। यहां देखें जब कौन शब्द प्रश्न हो करता है, जब कौन शब्द प्रश्नवाचक हो तो कर्ता नहीं होता, क्योंकि कौन का उत्तर ही कर्ता होता है। अब कौन यहां स्वयं लग गया तो कर्ता नहीं होगा। कर्ता कहने का मतलब अंग्रेजी में कौन ही कर्ता का कार्य करेगा, हु। जब कौन कर्ता का कार्य करता है तो हम डिड नहीं लगाते, सीधे अफर्मेटिव सेंटेंसेज वाला नियम लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्राट। अब हम डिड ब्रिंग नहीं लगाएंगे, हु ब्राट मेल। जैसे चोर को
चोर को किसने पकड़ा। किसने यही करता है, हु। अब हम डिड कैच नहीं बल्कि सीधे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हु कॉट द थिफ। इस तरह से जब कौन शब्द प्रश्नवाचक होते या स्वयं करता होता है, इसके बाद हम डिड का प्रयोग नहीं करते, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगला नियम देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो तब हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे वह तुमने मेरा पैसा क्यों नहीं अदा किया, क्यों नहीं दिया, तुमने मेरा पैसा क्यों नहीं वापस दिया। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो हम नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। सबसे पहले तो नियम हम क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड के बाद कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। व्हाई डिड यू नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, पे माई मनी बैक। क्या वे नहीं खाए, क्या वे नहीं खाए। यहां भी देखिए निगेटिव है तो हम क्या से शुरू है, डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, डिड दे नॉट ईट, क्या वे नहीं खाए। इस तरह से हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव हों तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले, फुल वर्ब के पहले लगाते हैं। याद रहे आप लोग, छठवां नियम याद रखें कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य जब हो तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सारे नियम हमने उदाहरण सहित आपको समझा दिए हैं। आप मेन फार्मूला याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की रचना होती है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब। देखें इस तरह से शब्दों का क्रम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इस फार्मूले को याद रखें और नियम हम पहले ही बता चुके हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लॉकडाउन 5 लग गया है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है वो कॉलेज में आकर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स ले जा करके स्वयं पढ़ें लिखें।